आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग के एसीएस संजीव कौशल जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर स्कूलों में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार होने की खबरें आ रही हैं। कितनी उनमें सत्यता है, कितना की यथार्थ है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ हमारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। उसके लिए हमें जागरूक रहने की और आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। और जो एसओपीज़ जारी किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे आपदा प्रबंधन की तरफ से, उनको अच्छी तरह से फॉलो करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपको विदित है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिन स्कूल्स में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उन्हें 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया है। और हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते, इसीलिए सिर्फ उन स्कूल्स को बंद किया है। बाकी स्कूल्स में वही एसओपीज़ जो हमारे लागू हैं कि 9वीं से 12वीं के ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल जाने की इजाज़त होगी, वो भी उस स्थिति में जब उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स की सहमति देते हैं। नहीं तो प्रेफर्ड लाइन, प्रेफर्ड वे ऑफ टीचिंग रिमेन्स ऑनलाइन टीचिंग। और वो गवर्नमेंट स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, आपको मालूम है ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी सब स्टूडेंट्स को मिल रही है। सर, अगर बात की जाए स्कूलों की, जो स्कूल खोले गए, ये कितने के दिन हुए स्कूल खुले हैं? और इसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या स्क्रीनिंग या कोरोना टेस्ट करवाकर अध्यापक भी जो शिक्षा देने आते हैं उनके अनिवार्य किए गए हैं या नहीं किए गए? और जो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं उनके भी क्या कोई टेस्ट करवाए जा रहे हैं? चंद्रशेखर जी, देखिए, हमें ये पहले सोचना है कि वो एसओपीज़ क्या हैं। एसओपीज़ ये कहते हैं बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन होनी चाहिए किसी भी स्कूल की, रेगुलरली, डेली भी सैनिटाइजेशन की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात ये है कि जहाँ भी बैठने का स्टूडेंट्स की जगह है वहाँ पर 2 सीट्स पे लगातार नहीं बैठेंगे, बीच में एक गैप ज़रूर छोड़ा जाएगा। और अगर बेंच पे बैठते हैं स्टूडेंट्स तो एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा। ये भी एक बड़ा क्लियर, बहुत अच्छी तरह से एसओपीज़ बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से क्या जागरूकता की आवश्यकता है और टीचर्स की तरफ से क्या आवश्यकता है, वो सारा कुछ उसमें विदित है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा साथ में ये भी रखा गया है कि टाइमिंग भी बांटे जा सकते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं ये चलाए जाएंगे स्कूल। साथ में टाइमिंग भी बांट के रखा गया है कि अगर अलग अलग क्लास के लोग, स्टूडेंट्स जो आएँ, वो अलग अलग टाइम पे भी उनका आने का और टीचिंग का टाइम हो, ये भी बनाया गया है। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से एसओपीज़ बनाए गए हैं। बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हम रिस्ट्रिक्टिव करना चाहते हैं, आखिरकार हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं और सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के क्या दुष्प्रभाव हैं। लेकिन साथ ही साथ जान है तो जहान है, हमने हर तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं और जागरूकता लोगों में, पेरेंट्स में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में और टीचर्स सब में है। तो सर, जैसे 30 त्योहारों के दिन चल रहे हैं, आगे छठ पूजा भी है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए छठ पूजा के लिए विशेष रूप से क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, हर ज़िले में हमारा ये महीना ही हमारा पर्वों त्योहारों का है। हर ज़िले में कई इलाके के जो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं। अभी जैसे यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा पर एक कपाल मोचन का मेला होता है। वहाँ पर ज़िला प्रशासन ने लोगों से बातचीत करके, श्रद्धालुओं से बातचीत करके फैसला किया कि इस बार ना बनाया जाए। लोग पंजाब से दूर दूर से आते हैं कपाल मोचन के पर्व के लिए। कहीं पे जहाँ पे लोगों की श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अलाउ भी किया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और वो सब सहमति से बनाई गई हैं। तो मुझे बताया गया है जैसे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हमारे जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, छठ पर्व है, उन लोगों को पर्व मनाने के लिए 2 संस्थाओं को डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र ने इजाज़त दी है, लेकिन ये रखा है कि 50 जनों से ज़्यादा ना आए। ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव चीज़ है, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था को देखते हुए उन्होंने ये इजाज़त दी है। हालांकि आप जानते हैं कई स्टेट्स में उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो हर स्थिति देखते हुए, लोकल स्थिति को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर को ये हमने कहा है कि वो देखें। कुरुक्षेत्र में उन्हें स्थिति कुछ अच्छी दिखी, इतनी बुरी नहीं दिखी,
तो उन्होंने इजाज़त दी है। सर, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि लोग क्योंकि सरलता से समझते नहीं, कानून की पालना नहीं करते, कहीं ना कहीं जो उनके भलाई के लिए हैं, जैसे कि मास्क लगाना और चीज़ें, तो इसके लिए क्या कुछ सख्ती करने की भी व्यवस्था रखी गई है, सख्ती की जाए ताकि क्योंकि अनलॉक पीरियड चल रहा है, लोग ज़्यादा इससे ग्रस्त ना हो कोरोना से? धरणी साहब, देखिए, कोई भी चीज़ सख्ती से या कठोरता से लागू करने की कोई सरकार को चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ना कर सकती है कोई भी सरकार। ये लोगों को ही जागरूक होने की आवश्यकता है। सिंपल बात है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जान है तो जहान है, लोगों को ही समझना है। जागरूकता हम लोगों में ही आनी चाहिए। इस वायरस से छुटकारा आखिरकार लोग मिलकर ही लड़कर पा पाएंगे। और ये जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का प्रोग्राम चलाया हुआ है। और ये आज का नहीं है, हमने ये तकरीबन 1 महीना पहले चला दिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि अब त्योहारों पर्वों का समय आ रहा है और हमें इसके बारे में कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लोगों को और ज़्यादा बताने के बारे में हम चेष्टा कर रहे हैं। हमारे विभाग भी इस पे बहुत अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी महकमा हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए हर तरह से चेष्टा कर रहे हैं। सर, जैसे कि कोरोना एक बार पहले आंकड़ा 1700, 1800, 2000 तक रहा था, आंकड़ा अब फिर वहीं छू रहा है कि 1700, 1800, 2000 की एवरेज तक पहुंच रहा है। तो इससे कोरोना क्योंकि बढ़ रहा है, पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉक है, तो किस प्रकार से सरकार इन चीज़ों को निपटने के लिए तैयार है? धरणी साहब, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और अब कोशिश पूरी है उनको इस वायरस के बारे में जितनी जानकारी वो चाहते हैं इलाज के लिए, वो भी उनके पास है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.01% है, जो कि शायद हिंदुस्तान में तकरीबन लोएस्ट है। ये ठीक है कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यों ज्यों संक्रमण बढ़ेगा त्यों त्यों हॉस्पिटल्स पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बर्डन बढ़ेगा। और यही डर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फिर आखिरकार हमारी मोर्टेलिटी रेट पर भी असर होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं लोगों से, मास्क ज़रूर डालिए, डिस्टेंस ज़रूर 6 फुट का कम से कम रखें, और भी जो प्रिकॉशंस लेने, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये सब प्रिकॉशंस हम लेने को कहते हैं लोगों को। ये भी हम कहते हैं कि भीड़ वाली किसी भी जगह पर ना जाएं, दुकानों वगैरह में भीड़ ना बनाएं, मॉल्स वगैरह में भीड़ ना बनाएं। और इसी के लिए जागरूक रहने की हमें आवश्यकता है। वी हैव टू लिव विद दिस वायरस एंड वी विल ऑल डिटर्मिनेडली, यूनाइटेडली फाइट अगेंस्ट इट। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आपके पास है, कलेक्टर रेट की बात की जा रही है। कलेक्टर रेट के लिए क्या सरकार की प्लानिंग है? क्योंकि आपने पीछे बताया था जब बातचीत हुई थी कि 31 मार्च तक इसको कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए क्या कोई गाइडलाइंस, कोई दिशा निर्देश जारी किए गए? जी, हमने गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी डीसीज़ को हमने लिखा है किस तरह से वो तहसील स्तर पर कमिटीज़ बनाएंगे ऑफिसर्स की। वो ऑफिसर्स की कमेटी जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, जिन्हें इसके बारे में, मार्केट रेट के बारे में जानकारी होती है, उनको कंसल्ट करेंगे। फिर उसका एक निर्धारण किया जाएगा, टेंटेटिव रेट बनाया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा और फिर उस पर ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट किए जाएंगे। लोग पहली बार इस पर अपने ऑब्जेक्शंस, रेट जो निर्धारित करने जा रहे हों उस पर ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर सकते हैं। फिर 1 महीने का समय रखा गया है उन ऑब्जेक्शंस के बारे में हेयरिंग करके फैसला करने के लिए। ये पहली बार किया जा रहा है और मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी सोच है कि बिल्कुल पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ ये रेट्स का निर्धारण हो। फिर है कि ये इस बार, क्योंकि हमने लेट शुरू किया, तो मार्च में हो जाएगा। अगले साल से जनवरी में ही, 1 जनवरी से ही कलेक्टर रेट हर साल ये फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। थैंक यू सर। तो ये हैं संजीव कौशल, ACS हैं आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग के। इनका कहना है कि जो स्कूलों के खबरें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन उनको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई है, SOP जारी हैं। उन SOPs को सरकार
अनुपालित करवा रही है और जो स्कूल हैं उनको भी इसकी पालना विधिवत रूप से करनी चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।